या एक हार्ड ड्राइव से दूसरे हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोनिंग कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नई एसएसडी को अपने कंप्यूटर के एक्टिव पोर्ट में कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसको सिस्टम में मैनेज डिस्क के अंदर चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 119 जीबी की अनलोकेटेड ड्राइव है जो कि मेरी नई एसएसडी है, और नीचे आप देखेंगे ये कुछ पार्टीशंस आपको दिख रहे हैं जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंह के खड़े इस ड्राइव को मैं इसमें क्लोन करूंगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्क जीनियस सॉफ्टवेयर को। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल से। सिंपल इंस्टॉल करने के बाद इसको आप जस्ट ओपन करेंगे। का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन दे रखा है ओएस माइग्रेशन का। इस ओएस माइग्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये ड्राइव दिखाएगा जो आपकी अनलोकेटेड है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, देन ओके करूंगा। इतना करते ही ये आपको दिखा देगा कि आपका जो मेन ड्राइव है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है, और ये आपके पास आपकी नई ड्राइव है। इसके अंदर इसकी क्लोनिंग करनी है। यहाँ पर आप स्पेस को कम ज़्यादा करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो फ्री स्पेस आपका बचेगा वो दूसरी ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं फिलहाल इसको कंप्लीट कर देता हूँ एक में ही। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप करेंगे स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो एक बार ये आपको अपनी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए बोलेगा। आप इसको ओके कर दें, देन हॉट माइग्रेशन पे क्लिक कर दें। इतना करते ही माइग्रेशन चालू हो जाएगा। ये कुछ समय लेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड पर। जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो आप फिर इस नई ड्राइव के साथ अपने सिस्टम को बूट कर पाएंगे। जैसे ये माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये मैसेज मिलेगा। इसके बाद जैसे आप इस पे यस पे क्लिक करोगे तो सिस्टम रीस्टार्ट होगा, और आपकी जो नई ड्राइव आपने क्लोन करी है वो आपके बूट पर आपको सेट करनी है और उसको चेक करना है। चलिए इसको करके देखते हैं। बूट मैनेजर में जैसे मैं आया तो यहाँ पर मेरी जो एसएसडी है नई वाली क्रिएस्टा वाली, इसको मैं सेलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ। और अब आप देखेंगे मैंने जो नया एसएसडी क्लोन किया था उसी से ये मेरा सिस्टम ऑन हुआ है, यानी कि मेरा जो क्लोनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 31 ਰਾਗਾਂ ਚੋਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਭਾਵ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੇਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਗਰਾਮ ਝੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ
ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂ, ਕੁਝ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 에ਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਖੁਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਪਾਪਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ $5000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਵਰੇਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਰਲੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਟ੍ਰੋਲਸ ਬਣਾਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਡਿਟਰੋਇਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਸੀ ਨਾ ਹਾਈਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਔਨ ਰੋਡ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮਾ ਉਹਨੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਝਗੜਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ, ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੋੜ ਟੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਸਾੜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਾੜਿਆ ਵਾ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ? ਘਰ ਸਾੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾੜੀਆਂ? ਘਰੇ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ? ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ, ਹੈਂ? ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ।
चलते हो तेरे फोटो किने लाइयां ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੁਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਚਲ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਕਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਹੋਣਾ ਮਾਰ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਨਾਮ ਜੀ कैसे निकालना मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो हम सबसे पहले इसके जो पिन है उसको यहाँ पर कट कर देंगे। इसके अंदर जो 4 वायर दिखेंगे आपको उनको हम सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे क्योंकि इस पिन की हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 वायर में से एक ब्लैक कलर का और येलो कलर का जो वायर दिख रहा है इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें लगभग यहाँ पर 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक का हमें सप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर बिना लोड के आप इसके अंदर चेक करोगे तो लगभग आपको यहाँ पर 15 वोल्ट 14 वोल्ट के आसपास मिलेगा, लेकिन लोड डालोगे तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट 13 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक लीड लगा दी जिसे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट पे हमारा ब्लैक और येलो वायर जो वायर है उसमें। और अब यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पर 6 या फिर 7 वोल्ट जो है वहाँ तक आएगा यहाँ पर, ठीक है, बिना लोड के। अगर लोड डाल देंगे तो 6.5 के आसपास दिखेगा, लेकिन अब बिना लोड के 7.9 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पर जो डायरेक्ट मैंने AC करंट है उसको मैंने टच कर लिया तो मुझे करंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि यार भाई क्या होता है 90 वोल्ट से कम जो हम वोल्टेज पे हम हाथ लगाते तो हमें कोई करंट का झटका महसूस नहीं होता है। अगर 90 वोल्ट से ज़्यादा हम अगर हाथ लगाते तो हमें महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या होता है कि करंट है इसके साथ मजाक करना कोई अच्छा नहीं है। मैं पूरी सेफ्टी के साथ में रखता हूँ, जूते वूते सारे मैंने फैन रखे, इसलिए मुझे करंट का झटका नहीं लग रहा है। आप ऐसा बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो आउटपुट है वहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 2 वायर, इसके यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऊपर की पन्नी लग रही है इसको यहाँ पर कट करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि अंदर की वायरिंग को कट ना लग जाए, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर कट करोगे तो यहाँ पर 2 वायर कनेक्टर हो रहे हैं यहाँ पर, इनको यहाँ पर आपको कॉपर का नहीं, यहाँ पर एल्यूमिनियम का आपको वायर दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सोल्डरिंग से इसको हटाने की कोशिश की, लेकिन ये कॉपर का यहाँ पर कोई सोल्डरिंग नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने कटर की मदद से इनको यहाँ पर कट किया। और आपको यहाँ पर 4 वायर दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है 6 वोल्ट के यहाँ पर 2 वायर है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको 12 वोल्ट में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे 2 वायर को। और यहाँ पर हमारे जो 2 वायर एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उनको यहाँ पर 12 वोल्ट में हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बीच के जो है वायर उनको आंटी लगा दी, क्योंकि इसके अंदर सोल्डरिंग नहीं होने वाला है क्योंकि एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर मैं आपको इसको सप्लाई को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 14 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास दिख रहा है आपको, ये बिना लोड का है। अगर आप लोड डालोगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट 13 वोल्ट के आसपास आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप यूँ मत सोचना कि 15 वोल्ट 14 वोल्ट ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बिना लोड का है, अगर लोड डालोगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है कि AC करंट है। तो AC करंट हमारा किसी काम का नहीं, क्योंकि बैटरी जो होती है वो DC पे हमारी चार्ज होती है, हमारी मोटर जो होती है वो DC पे चलती है। तो हमें यहाँ पर DC कन्वर्ट करना होगा इसको। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा हमें। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए यहाँ पर डायोड की जरूरत होती है, लेकिन डायोड कौन सा लगाना है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं 4007 जो डायोड होता है नॉर्मली उसका यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर लगभग 0.5 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर के आसपास जो जरूरत होती है, या फिर उससे ज़्यादा एम्पियर चाहिए होता है तो हम यहाँ पर 54808 जो हमारा डायोड होता है उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले 6A4 जो नंबर का डायोड है उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो ट्रांसफार्मर उसका जो मैक्सिमम एम्पियर वो यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये आपको 5 रुपये का एक आपको मिलेगा, तो आप ये लेके आ जाना। 4 डायोड चाहिए हमें, ज़्यादा डायोड नहीं चाहिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारे जो 2 डायोड लेने हैं आपको, और इनके अंदर जो सिल्वर कलर की जो पट्टी दिख रही है आपको, इनका जो ऊपर के जो वायर है आपको यहाँ पर कनेक्ट करने। तो ये प्लस के वायर होते हैं, इनको हम यहाँ पर इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे। 2 डायोड वापस लेने आपको, और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है उनके जो वायर है आपको यहाँ पर इस टाइप से मिला देने। तो यहाँ पर ये हमारे माइनस वाले पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे चारों को हमने इस टाइप से मिला दिया है, 2-2 के पेयर बना दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों को हमें आपस में मिलाना होगा। तो आप
आप इनको इस टाइप से भी मिला सकते हो या फिर आप इनको घुमा के भी इस टाइप से भी मिला सकते हो। आप कैसे मिलाओ, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमारा AC करंट जाएगा और AC करंट में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से मिला देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ 25 वोल्ट और यहाँ पर देख सकते हो 4007 UF का। लेकिन आपको क्या है, अगर ये वाला नहीं मिलता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, 25 वोल्ट तो आपको लेना ही है, क्योंकि हमारा जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट आ रहा है तो इसमें 25 वोल्ट आपको देना ही है। इसके बाद आपको जो UF है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको 2000 UF का या फिर 5000 UF का मिल जाता है तो आप चल जाएगा, लेकिन 25 वोल्ट आपको कम से कम लेना ही है। यहाँ पर 50 वोल्ट का भी चल जाएगा, लेकिन 25 वोल्ट से कम नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जहाँ पर सिल्वर की पट्टी है वो हमारा प्लस है और माइनस जो ब्लैक की पट्टी है वो हमारे माइनस है, और सिल्वर ब्लैक जो है वो हमारे AC करंट की है। अब यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर व्हाइट कलर की जो पट्टी है वो माइनस वाली पट्टी है। तो जहाँ पर देख सकते हो सिल्वर जो है हमारी वो हमारे नॉर्मली लेग हम कनेक्ट कर देंगे, और जहाँ पर व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है कैपेसिटर में उसे यहाँ पर हमें ब्लैक जो हमारा डायोड है वहाँ पर लगाना है, और जो 2 पॉइंट है वहाँ पर हमें AC करंट दे देने, वहाँ पर हमें कोई प्लस माइनस नहीं देखना है, क्योंकि उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है AC में। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इस टाइप से ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कैसे मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन अंदर। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बिल्कुल आसान तरीके से और काफ़ी डिटेल में बताया है, उसको आप जरूर देखना, उसके अंदर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो AC करंट है उसको हम डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कनेक्ट करना है, और जो DC करंट है यहाँ पर देख सकते हो तो वहाँ पर हमें हमारी बैटरी चार्ज या मोटर हमारा जो कोई भी चलाना है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब हमने कैपेसिटर लगाई वो हमारे फिल्टर के लिए, आप पूछोगे कैपेसिटर क्यों लगाया, क्योंकि हम फिल्टर करेंगे इस करंट को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम का हमारा वायर है, तो हमें क्या करना होगा, RT लगाकर ही काम चलाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने AC करंट देखा था वो लगभग हमारा 14 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 21 वोल्ट दिखा रहा है। आप बोलोगे कि 21 वोल्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो कैपेसिटर लगा है ये अंदर अपने एनर्जी स्टोर कर लेता है और हमें 21 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन ये 21 वोल्ट रियल नहीं है, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका है। जैसे हम इसके अंदर लोड डालेंगे तो ये लगभग हमारे 13 वोल्ट 14 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैं चेक करके दिखा देता हूँ, हमारी जो बैटरी है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमारा मल्टीमीटर है उसका स्पोक लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो 21 वोल्ट दिखाएगा। आप सभी को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो हमें आपको पता होगा कि जो कैपेसिटर होता है अपना अंदर की साइड में एनर्जी स्टोर कर लेता है और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी उसको फिल्टर कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, इसलिए यहाँ पर 12 वोल्ट दिखा रहा है, देख सकते हो 11.7 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास, मतलब 12 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे क्या इसका एम्पियर चेक करेंगे। तो हमारा जो छोटा वाला मल्टीमीटर है ये 10 एम्पियर तक चेक कर सकता है, लेकिन हमारा जो बड़ा वाला है 20 एम्पियर तक चेक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने DC पे कनेक्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर मैं इसमें ऐसे लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने लगाया, तो देख सकते हो ये हमारा 13 एम्पियर तक चला गया था, ठीक है। वापस मैंने हटा लिया है, उसको वापस चेक करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो 32.7 एम्पियर तक चला गया था, ये काफ़ी ज़्यादा है, और लगता है मुझे मेरा जो मल्टीमीटर है वो ख़राब हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये 20 एम्पियर तक चेक करता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसका जो एम्पियर वो चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक जो हमारी ब्लेड होती है उसको यहाँ पर टच करके दिखाता हूँ, जो देख सकते हो पूरी की पूरी मेल्ट हो रही है यार भाइयों, देख सकते हो आप इतना ज़्यादा एम्पियर की हमारी जो पूरी ब्लेड है उसको मेल्ट कर दिया इसने। मैंने आपको थंबनेल में बताया कि 25 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर जो एम्पियर है काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको नाप नहीं। तो आज अमिताभ बच्चन कहीं भीख मांग रहे होते। अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि कौन बनेगा करोड़पति की वजह से उनकी जिंदगी बदली है, नहीं तो उस समय वे बेहद गरीबी की वजह से फिल्मी दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। नंबर 4, सनी देओल। लंबे समय से सनी देओल को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से सनी देओल बेहद बेरोजगारी देख रहे हैं। इसी वजह से सनी देओल ने अपने एक बंगले को गिरवी रखकर लोन लिया हुआ है, और लोन न चुकाने की वजह से बैंक ने उनका बंगला जब्त कर लिया है, और कुछ दिनों पहले बैंक ने उस बंगले को नीलाम करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर सनी देओल ने जैसे तैसे बैंक में बात की और उस मामले को शांत कराया। अभी भी सनी देओल का ये बंगला बैंक के पास गिरवी पड़ा है। नंबर 3,
अनुपम खेर। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर भी पैसों की समस्या से परेशान रह चुके हैं, क्योंकि अनुपम खेर ने भी अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था और उनके प्रोडक्शन में बनी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो रही थी। ऐसे में जब अनुपम खेर को अपना घर चलाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने लोगों को एक्टिंग सिखाना शुरू किया, जिस वजह से वे अपना जेब खर्च चला पाए। अगर वे एक्टिंग सिखाने का काम शुरू नहीं करते तो वे भी आज मजदूरी कर रहे होते। नंबर 2, जैकी श्रॉफ। सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ के पापा जैकी श्रॉफ भी आर्थिक तंगी का सामना कर चुके हैं। दरअसल उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस माई बूम नाम की एक फिल्म को बनाने का फैसला किया था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, और इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद उन्होंने लोगों के पैसे चुकाने के लिए अपने बंगले तक को बेच दिया था। इसके बाद भी वे कर्ज नहीं चुका पाए थे और बाद में जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वे धीरे धीरे बॉलीवुड से दूर हो गए। नंबर 1, गोविंदा। 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले एक्टर गोविंदा आज बेरोजगारी में ऐसे दिन देखने के लिए मजबूर है जो शायद ही किसी बॉलीवुड एक्टर ने देखे होंगे। दरअसल गोविंद ने हाल ही में ये खुलासा किया था कि उन्हें फिल्मों में काम न मिलने की वजह से वे आर्थिक रूप से काफी दिक्कत झेल चुके हैं। पहले तो सलमान खान ने उनकी मदद कर दी थी, लेकिन अगर आगे उन्हें फिल्मों में काम न मिला तो वे और भी बुरे दिनों का सामना करेंगे। क्या बॉलीवुड सितारों की आर्थिक तंगी की ये कहानी आपको पहले से पता थी? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। 2 ਧੀਆਂ ਦਾ जन्म ਹੁੰਦਾ है। पहला बड़ी बेटी का जन्म होया। वो अपनी बात दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर या फिर किसी संदेश वाहक या फिर डाकिया द्वारा किया जाता था, जिसमें काफी वक्त भी लगा करता था। फिर इस मुश्किल को आसान करने के लिए कई वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने एक ऐसे यंत्र की खोज करना शुरू कर दी जिससे कि संदेश भेजना आसान हो जाए। और फिर इसी विचार पर काम करते हुए 1876 में अब्राहम अलेक्जेंडर बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने संचार की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। टेलीफोन से साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर तार के जरिए संदेश भेजा जाता था। फिर गैलिलियो मकरोनी द्वारा रेडियो के आविष्कार के बाद पहली बार सन 1901 में बिना तार के अटलांटिक सागर के आर पार संदेश भेजने में सफलता मिली। इसके बाद सन 1906 में कैनेडियाई वैज्ञानिक रेगिनल्ड फेसेंडन ने रेडियो सिग्नल पर काम करके इसे और आधुनिक बनाया, जिसके बाद रेडियो फोन का आविष्कार किया गया, जो सेना द्वारा और समुद्री जहाजों पर प्रयोग किया जाता था। अभी तक आम जनता के संदेश भेजने के लिए केवल टेलीफोन ही एक माध्यम था। फिर पहली बार 1960 में AT&T बेल लैबोरेटरीज के इंजीनियर्स द्वारा वायरलेस फोन बेस स्टेशंस के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत कामयाब नहीं हो सका। फिर 1960 के दशक के दौरान बेल लैबोरेटरीज ने इसे आगे विकसित करने की सोची। उन्होंने इसे रेडियो से प्रेरणा लेकर बनाने का विचार किया और फिर एक इंजीनियर जॉर्ज स्विगर ने एक कामयाब वायरलेस फोन का आविष्कार कर दिया, जिसके लिए जॉर्ज को 10 जून 1969 में पहले वायरलेस फोन का अमेरिका में पेटेंट नंबर 3,54,19,750 जारी किया गया। जॉर्ज पहले अमेरिका की फौज में रेडियो डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसीलिए उन्हें रेडियो वेव का अच्छा अनुभव था। लेकिन उनके इस वायरलेस फोन में बहुत सी कमियां थीं, जिसके वजह से उनका ये फोन व्यापार के हिसाब से बेकार साबित हुआ। अगर बात करें दुनिया के पहले सफल मोबाइल फोन की, तो उसे वर्ष 1973 में मार्टिन कूपर नामक एक इंजीनियर ने बनाया। इस फोन से कूपर ने पहली कॉल न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी की थी। आपको बता दें, कूपर को ही आधिकारिक तौर पर मोबाइल का जन्मदाता माना जाता है। मार्टिन कूपर एक अमेरिकन इंजीनियर है, जिन्होंने लगभग 3 अप्रैल 1973 में विश्व को पहला मोबाइल फोन दिया था, जो कि आम लोगों के लिए था, जिसका वजन लगभग 2 किलो था। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, परंतु पहले ऐसा ही होता था। आज की युग के हिसाब से तो बहुत ही भारी था ये, परंतु 80 के दशक की शुरुआत में ऐसा फोन रखना धनवान होने का प्रतीक माना जाता था। मार्टिन कूपर ने आज के समय की मोबाइल कंपनी मोटोरोला के साथ मिलकर ये मोबाइल फोन बनाया था और फिर बाद में वे इस कंपनी के CEO भी रहे। इसके लिए उनको मार्कोनी पुरस्कार से सन 2013 में सम्मानित भी किया गया। ये पुरस्कार संचार क्षेत्र में किए गए अद्भुत कार्य के लिए दिया जाता है। टेलीफोन के आविष्कार के बाद ये दूर संचार में क्रांति लाने वाला आविष्कार था, जिसके बाद वर्ष 1979 में जापान में पहला मोबाइल नेटवर्क बिछाया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क था, जिससे लोग आपस में बात कर सकते थे। फिर सन 1983 में आम लोगों के लिए मोबाइल हैंडसेट बनना शुरू हुए, जिसे भी मोटोरोला ने ही लॉन्च किया था। पहला हैंडसेट का नाम मोटोरोला डायनेटिक 8000X था। ये मोबाइल वजन में 2 किलोग्राम भारी और लंबाई में तकरीबन 1 फीट का था। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था और मोबाइल को एक बार चार्ज करके करीब 30 मिनट तक बात की जा सकती थी।
उस वक्त मार्केट में इस मोबाइल की कीमत 3 लाख की करीब थी। अभी तक इस मोबाइल से सिर्फ बातें ही की जा सकती थीं। फिर सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा फिनलैंड में साल 1991 में रेडियो लिंजा नामक कंपनी ने शुरू की। इस सेवा की शुरुआत से मोबाइल में SMS और इंटरनेट सेवा आ गई। इसके बाद थर्ड जनरेशन सेवा वर्ष 2001 में जापान में शुरू की गई, जो उस समय का सबसे एडवांस्ड मोबाइल नेटवर्क था। इसकी सहायता से डेटा ट्रांसफर करना फास्ट हो गया। वीडियो कॉलिंग फीचर इसी जनरेशन में आया था। और आज के समय में मोबाइल फोन में क्या बदलाव हुआ है? आसान शब्दों में कहें तो मोबाइल फोन एक 2 वे रेडियो है, जिसमें एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर रेडियो होता है। जब आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं तो ये आपकी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद इसे रेडियो वेव्स के रूप में नजदीकी सेल टावर तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब उस सेल टावर का नेटवर्क आपके दोस्त के सेल फोन तक रेडियो वेव को भेज देता है, जिसके बाद आपके दोस्त का मोबाइल उस सिग्नल को कैच करके साउंड में कन्वर्ट कर देता है।